जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सदी कई हवालों से बड़ी अहम भी है और कहा जा रहा है कि दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वो कुछ आज जो हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ। एक तो आप देख रहे होंगे कि शायद तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तेल की प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना वो मनफी हो गई हों। और उसका नतीजा भी है कि लोगों ने इतना तेल इकट्ठा हो गया है कि उन्होंने गारें भी तलाश करना शुरू कर दिया है, नमक की कानें जो है ना वो किराए पे लेना शुरू कर दिया। और एक लफ्ज़ बोला जा रहा था कि अब घर के बर्तनों में भी जो है ना वो तेल रखा जा सकता है, इतना ज़्यादा हो गया है। बहरहाल इस हवाले से हम देखते हैं कि इस सदी में सेहत, सियासत और मईशत तीनों ऐसे टॉपिक हैं जो इतनी शिद्दत के साथ जो है ना वो आज हर जगह पे डिस्कस हो रहे हैं। और पोस्ट कोरोना सिनेरियो तो इतना खौफनाक है कि वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ यह है कि जिस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बारे में कहा जा रहा है, अभी सेकंड फेज़ में बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग पिक्चर सामने आ रही है कि इसने बढ़ना है कोरोना ने। और दूसरी तरफ हमारी इक़्तिसादी हालत जिस तरफ जा रही है, जितने मुश्किलात से गुज़र रही है, उसमें क्या होगा, पाकिस्तान कैसे मैनेज कर पाएगा, सारा कुछ अपना बजट भी आ रहा है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूदा सियासत में हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे बैक टू बैक हमने देखा बड़े स्कैंडल, चीनी का, गंदम का, IPPs का। और हमने देखा कि वो 24,000 अरब रुपये का जो कर्ज़े लिए गए पीपल्स पार्टी PMLN के दौर में, उसके बारे में अब देख रहे हैं जिस तरीके से तहकीकात हो रही है, उसका क्या फाइनली क्या होने जा रहा है, इन सब बातों में हम बात करेंगे। मेरे साथ अब स्काइप पे डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब होंगे, नामवर इकोनॉमिस्ट, आप अच्छी तरह उनको जानते हैं। और लाहौर से कराची से हमें ज्वाइन करेंगे DSNG पे शबीर अहमद साहब, चेयरमैन एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। जी डॉक्टर साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले तो यही कि जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि जी ये हालात ख़राब हो रहे हैं सेहत के फ्रंट पे और ये कोरोना वायरस ने मुश्किलात पैदा की हैं। अभी तुमने देखा कि चाइना के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा है कि जदीद मशीनरी देने के लिए हम तैयार हैं। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात हुई है। आप, अगर मैं ब्रीफली आपसे ये पूछूं, आप कितने मुतमईन नज़र आते हैं कि जो सेहत के फ्रंट पे इस वक्त जो इक़दामात लिए जा रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए हम बात को। जी डॉक्टर साहब। देखिए भैया, आपका सवाल काफ़ी अहम है। ये पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे यहाँ पहले भी न सेहत और न तालीम पे हम जोर दिया करते थे। तो हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो तो उस काबिल तो नहीं था कि जितना के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं दुनिया में। लेकिन हमने देखा कि वो तमाम एडवांस्ड जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे यूरोप के बेहतरीन ममालिक हों, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, हर जगह पे इतनी तबाही मची है। तो जब उनके यहाँ सिस्टम जो है फेल हो गया है, उसकी वजह यह है कि स्केल इतना बड़ा था कि इवन एडवांस्ड इकोनॉमीज के जो हेल्थ के सिस्टम है वो भी सब फेल हो गए। उनके पास भी अब जगह नहीं है, ना उनके पास मास्क है, ना वो ड्रेस है डॉक्टरों के लिए। वो इधर तलाश कर रहे हैं, उधर तलाश कर रहे हैं। तो जब मैं एडवांस्ड इकोनॉमीज को देखता हूँ कि वो भी आज एक ही सफ में, कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, हम भी उसी सफ में खड़े हैं, वो भी उसी सफ में खड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो सूरत हाल हमारे पास पहले से थी अस्पतालों की थी, या उसके हिसाब से हमने अपने तौर पे काफ़ी मेहनत की है और हम काफ़ी हद तक जो है इसमें कामयाब भी हुए हैं। मैं देखता हूं कि हुकूमत वक्त जो है, उनके जो हेल्थ के वजीर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। फिर यह कि साथ साथ वो हमने एक नेशनल जो कमीशन या सेंटर बना दिया है, जिसमें आर्म फोर्सेस के लोग हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, हर तरह के लोग उस पर मौजूद हैं, रात दिन वो काम कर रहे हैं। तो उससे मुझे खुशी महसूस होती है कि हम उतने बुरे हालत में नहीं है जितने कि एडवांस्ड इकोनॉमीज बुरे हालत में है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा कि ये जो जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया है कि जो हम देख रहे हैं कि बड़े एडवांस ममालिक हैं, उनका पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, हम तो कहीं भी दूर दूर तक उसके करीब नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आप, अगर ये मैं पूछूं कि जो वसाइल इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं, जो पैकेज दिया है 1500 रुपये का, 200 अरब रुपया, वो कहते हैं कि जी हमने 1 करोड़ 20 लाख लोगों में तकसीम करना है। कल कह रहे थे कि जी 70 लाख
जो है ना वो ख़ानदानों को 7 अरब दिया जा चुका है। आपके ख्याल में ये कितना काफ़ी होगा? अगरचे हम हमारी इकोनॉमी को देखते हुए, मैं आगे चल के इस पर भी आपसे सवाल करूँगा, आपके ख्याल में किस हद तक ये मिटिगेट हो सकती है हमारी सफरिंग, ख़ास तौर पे हमारा जो निचला तबका है, और उसके बारे में? देखें, अभी जो इमीडिएट जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था कि ये जो गरीब लोग हैं इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो पहले तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तकरीबन कोई 4.9 मिलियन बेनिफिशरीज थे, तो हुकूमत ने फिर ये किया कि जो गुर्बत की लकीर है उसके ऊपर भी जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे भी लोग होते हैं कि जरा एक नेगेटिव शॉक लगे तो फिर वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाते हैं। तो फिर हुकूमत ने 4 मिलियन के करीब और लोग इकट्ठे किए और हासिल किए, थोड़े से अपने उसको जो है बेंचमार्क को थोड़ा और भी ज़रा कम कर दिया ताकि और ज़्यादा लोग इसमें आ जाएं। इसके बाद फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमतें हैं और वहाँ पर कहा कि जी आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट में से आप पहुँचे वहाँ पर और 3.5 मिलियन के करीब आप भी वहाँ से नाम दें। तो इन तमाम को मिला लें तो ये तकरीबन 12-12.5 मिलियन के करीब ये लोग हैं, 1 करोड़ 20 लाख ये लोग नहीं बल्कि फैमिलीज हैं जिनको 12,000 रुपया यकमुश्त दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत, मैं अपने तौर पे पता करता रहता हूँ, बहुत ठीक जा रहा है। ये बड़े बेनिफिशरीज हैं, उनको भी मिले हैं। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जो बाद में शामिल हुए थे वो 4 मिलियन में, वो उनको भी मिल गया है पैसा। तो पैसा तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एक हेल्प है कि जिन लोगों ने कभी देखा नहीं था 12,000 रुपया यकमुश्त कोई दे रहा हो, उनको भी मिला है। चलें डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी हार्ड क्वेश्चन अभी इकोनॉमी पे भी पूछूंगा, सेंट्रल बैंक का रोल भी पूछूंगा और हवालों से भी बात करता हूँ। चलते हैं कराची, शबीर अहमद साहब से बात करते हैं। शबीर साहब, आजकल जो सबसे बड़ा मसला कराची में बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ताजर बरादरी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। अब एक आध दिन के बाद उन्होंने कहा कि जी हम ये लॉकडाउन को अगर हुकूमत नहीं खोलती तो हम अपने कारोबार खोल देंगे। और आज मैं देख रहा था कि जी जिस तरीके से धड़ाधड़ लोग पहुँचे हुए हैं, कोई जिसको कहते हैं समाजी दूरी कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये कराची, हम देखते हैं कि बिज़नेस हब है बहुत बड़ा, हर लिहाज से कराची हमारे लिए बहुत अहम है। वहाँ पे अगर अपने तौर पे लोगों ने ये काम शुरू कर दिया कि जी ये कारोबार खोलना है, मैंने देखा कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार करके भी ले गए, 14 दिन पे उन्होंने उनको भेज दिया जेल भी, कुछ दुकानदारों को भेजा है। तो अगर ये मामला चल पड़ता है तो आप एक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मसला पैदा हो जाएगा। आपके ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है? एक्चुअली इसमें क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी पब्लिक में आई हुई है। ठीक, मतलब ये गवर्नमेंट को चाहिए, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को, कैसे इन्होंने बोला है जो एक्सपोर्टर को अंडर सर्टन SOP में आप अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं। इसमें इतने इश्यूज आए हैं। पहले हमने TDAP ने इतना अच्छा काम किया, हमने उनको बाय ईमेल से उनको है ना मतलब अप्लाई किया और वो नेक्स्ट डे ईमेल से अपनी अप्रूवल दे दिया और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करें। फिर हम सिंध गवर्नमेंट के लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब आप भी हमारे 100-200 बंदे वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट खड़े हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही है, यहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं जो ये हमको एहतियात करनी है, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये ह्यूमन रिसोर्सेज में बाय ईमेल क्यों नहीं एप्लीकेशन रिसीव की, क्यों नहीं रिसीव की? वहाँ पर आप देखें 100-200 बंदे इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर है ना मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसी वजह से क्या दुकानदारों को देख रहे हैं जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, उसके लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम दुकानें खोलें। और नेचुरली उनका भी हक होता है, बिकॉज उनकी उसमें रोज़ी है, उसमें उनको घर चलाना है, कितनी फैमिली चलनी है। और इसमें गवर्नमेंट को चाहिए, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट, जो आप देखें और अंडर सर्टन SOP आहिस्ता आहिस्ता अलाउ करें। अब देखें अभी दुबई में भी देखें, अब आज ही सुनने में आया है दे आर स्टार्टिंग टू रीओपन, और कम से कम बड़े कम से ये चीज़ देना चाहिए। लेकिन शबीर साहब, हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो ये कहा जा रहा है कि अभी सेकंड फेज में बीमारी ने बढ़ना है, ये आगे जाना है कोरोना ने। वो तो कहते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है, बाकी जगहों पे भी, वेस्ट अमेरिका में वो कहते हैं
फ्लैटनिंग द कर्व वाली बात किस हद तक हो गई है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कराची की आबादी को देखें, जिस तरीके से आप इतनी सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो शहर है आबादी के लिहाज से भी, हर लिहाज से भी। अगर इस तरीके से अगर सख्ती ना करे सिंध गवर्नमेंट जिस तरह वो कर रही है, और तीन जुमे तो हमने देखा कि उन्होंने मुसलसल कर्फ्यू की पोजीशन रखी 12 से लेके 3 बजे तक। अब आप अगर इस तरह ही लोग सड़कों पे आ गए तो फिर आपके ख्याल में क्या इस वक्त तो बातचीत हो रही है आप लोगों की, या बाकी जो ताजर बरादरी के लोग हैं वो क्या कहती है सिंध गवर्नमेंट के वो खोलने के हवाले से कोई टाइमलाइन देना चाह रहे हैं, या जिस तरह ये स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, थोड़ा थोड़ा कारोबार खोला जाए, आपको लगता है इसमें अमल होगा? क्योंकि सिंध सबसे आगे है इस बात में कि नहीं जी प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन होना चाहिए। भाई बहन, मैं वही कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट अगर कहती है लॉकडाउन होना चाहिए, फिर आप ना उसको खुद इम्प्लीमेंट करें ना, खुद मतलब है सोशल डिस्टेंस रखें ना, मतलब है आप स्मार्ट से अलाउ कर दें, कुछ थोड़ी बहुत करना पड़ेगा। आप कब तक बंद रखेंगे? आप कब तक दुकानें बंद रखें? कब तक इंडस्ट्री बंद रखेंगे? मतलब नेचुरली उनके लिए प्रोडक्शन चाहिए, रोज़गार चाहिए। आप कहते गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम लाया है, कोई ज़रूरी नहीं है उनको पैसा मिल रहा हो, और खुद गवर्नमेंट कह रही है सब है ना, मतलब दे आर नॉट, मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं है किसको पैसा देना है। मतलब वहाँ पर वाकई फाके हो जाएंगे, और ये ना हो जो लोग है ना रोड में निकल आएंगे और फिर गवर्नमेंट कैसे उसको निपटाएगी। ठीक, चले यही सवाल डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इंडस्ट्री का पहिया चलाने की बात हो रही है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की या दुनिया की तारीख में इस तरह इतना खौफनाक इक़्तिसादी हालत को ख़राबी कभी नहीं मिली दुनिया की, जितनी भी हम देखते हैं इकोनॉमीज़ को। हमारे जैसे मुल्कों के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। आपके ख़्याल में ये इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए, दोबारा से कारोबार खोलने के लिए, आपके ख्याल में क्या फेज़ वाइज हुकूमत को कुछ करना चाहिए, या ये जिस तरह एक डेस्परेशन का आलम है, मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता लोग अब इसकी परवाह नहीं कर रहे। मैं पिंडी से इस्लामाबाद आता हूँ, आज भी मैं आऊँ तो मैं देख रहा हूँ मरी रोड पे 60-70% जो है ना लोग, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे सब चल रहे हैं, दुकानें ज़रूर बंद हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका क्या हाल है? लोग फिर कहते हैं कि जी हमारे जैसे मुल्कों में लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो फिर भूख, यूनाइटेड नेशन कह रही है कि जी भूख से मरने वालों की तादाद दुगनी हो सकती है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं, जो हमारे भाई जो कराची से हैं आपके लाइन पे, वो कुछ कह रहे थे कि ये एहसास प्रोग्राम में पता नहीं लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी है वो शनाख्ती कार्ड है, उसके नंबर हैं, और नादरा से वो वेरीफाई होता है। मैं तो खुद कहता हूँ कि जो मेरे भाई हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड पे अपना नंबर, अपने मोबाइल पे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर करें और फिर 8171 पे भेज दें, देखें क्या जवाब आता है उसमें। तो जवाब सही आ रहा है, वहाँ का जवाब एक्सेप्टेंस आ रही है, मैं फिर उन लोग बोल रहे हैं हमारे पास नागरा से कोई रिकॉर्ड नहीं है कब पैसा लेने का। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, जो कहता है बिल्कुल गलत कहता है। देखिए मेरे पास केसेस है। चले डॉक्टर साहब से जवाब सुन लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखें यार, मैं उनके बोर्ड में हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैं एक बोर्ड का मेंबर हूँ। मेरे आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि ये नहीं हो रहा है तो मैं उसको मानने को तो तैयार नहीं हूँगा ना। बहरहाल, दिस इज़ बिसाइड द पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि आप इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। देखें, ये दुनिया में ये एक हुक्मरानों के लिए एक चैलेंज है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सही, एक तरफ लाइफ और दूसरी तरफ लाइवलीहुड। फैसला कर लें आप, देयर इज नो ट्रेड ऑफ। जिंदगी चाहिए तो कारोबार जो है हर्ट होगा, कारोबार को बचाएंगे, जिंदगी जो है वो उसमें नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल बीच में कहीं पर नहीं है। तो इसलिए ये तमाम दुनिया के हुक्मरानों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इंसान कितना भी सख्त दिल हो जाए, लेकिन वो फिर दोनों तरफ में फंस जाता है कि मुझे जिंदगी बचानी है लोगों की या रोजगार उनको देना है। इस बीच में और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत कैसे कन्विंस कर सकती है हमारे ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को? मैं आपको बताऊं कि हम भी बहुत इनडिसिप्लिन कौम है, हमें यह मानना पड़ेगा। सही, ठीक है ना। हमारे लगता है, मुझे माजरत के साथ ये कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं भी इस मुल्क का ही शहरी हूँ,
हम बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड हैं। हमें जिस चीज़ से मना किया जाता है हम खुद उसी को करते हैं, जानबूझ कर करते हैं। एक डिफाइंस एटीट्यूड है हमारे अंदर में, ये हमारे डीएनए में लगता है कि शामिल हो गया है। अभी आपने देखा कि मस्जिदों में ये सदर साहब के साथ मिलकर हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो उलमा इकराम थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया 20 नुकाती। आपके कराची ही के मस्जिद में, जिसमें कहा गया कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या बच्चे जो है नहीं आएंगे, उस मस्जिदों में 90% जो थे वो 50 साल से ज़्यादा के लोग आए चले जा रहे हैं। जो लोग उसको बता भी रहे हैं कि जी आप को तो मना किया गया है, वो नहीं करते। डॉक्टर साहब, तो इस अब आप हवाले से बताएं कहा कि जाता है कि पूरी दुनिया की मुसलमान आबादी में कहते हैं 10 बड़ी मसाजिद हैं, उनमें 2 पाकिस्तान की भी हैं, एक फैसल मॉस्क इस्लामाबाद की और कराची की। वो कहते हैं कि 8 मसाजिद तो पूरी दुनिया की हैं। उन्होंने फैसला किया जो उनकी हुकूमतों की तरफ से हुआ कि जी रमज़ान में मस्जिद में नहीं जाएंगे, घर पे नमाज पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। सिर्फ ये हमारे ही 2 मसाजिद हैं जहाँ के वो कहा जा रहा है, इसके अलावा बाकी मसाजिद में वो हम देख रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक डिफाइंस एटीट्यूड है। अगर हुकूमत ये भी कह दे कि आप एक डिसिप्लिन के तहत कारोबार खोलें, हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट डिसिप्लिन? क्योंकि हम खुद डिसिप्लिन वाले लोग ही नहीं है ना, सही है, सेल्फ डिसिप्लिन के कायल ही नहीं है, तो क्या हर इंसान के पीछे पुलिस खड़ी हो जाए? तो ये एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो यही कह रहा हूँ, एक तरफ जिंदगी, उसका हल क्या है? रोजगार है। वो शबीर साहब कहते हैं हल क्या, आप हल भी डॉक्टर साहब बता दें कोई। देखिए ना, अभी मैं तो अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम दिया, पैकेज, बहुत जबरदस्त पैकेज है। लेकिन आप देखें कि एक हाउसिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री नहीं है, इसमें 30 से 35 इंडस्ट्री चलती हैं। कंस्ट्रक्शन इज अ मदर ऑफ इंडस्ट्री। जब आपने एक को खोलेंगे तो उसके साथ साथ और इंडस्ट्री को भी खोलना पड़ गया है आपको। अब आप खुद सोचें कि रमजान के महीने में सारी हम जैसे मुसलमान मुल्कों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है, क्योंकि वो रोजे में होते हैं, वो उतना मेहनत नहीं कर सकते बेचारे। तो अगर हम इसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते, ईद के बाद ले जाते, तो क्या होता कि ये 35 से 40 इंडस्ट्रीज अभी फिर नहीं आती, क्योंकि इससे वबा फैल रहा है, बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया है ऑलरेडी। ये ठीक है कि हमने टेस्टिंग भी ज़्यादा की है, तो उसमें से रिजल्ट भी उसी हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा प्रेशर में आए हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर में आए कि जी वो रोजगार कंस्ट्रक्शन का वर्कर जो है रोज टेलीविजन वाले दिखा रहे होते हैं कि वो बैठे हुए हैं सड़क पे, तो वो भी मजबूर हो गए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने 3-4 बड़े अहम नुकात उठाए हैं। इस वक्त वक्फा छोटा सा पीस आएंगे तो इनमें बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जी चलेंगे नाज़रीन, कराची शबीर साहब से बात करेंगे। शबीर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है ना वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर की ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हुई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस और कारोबार जिस तरीके से हर्ट हुए हैं सब तरफ से, कि 2 से 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो आपकी यानी टेक्सटाइल की तकरीबन 21 बिलियन डॉलर में तकरीबन 13.5 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए खासी मुश्किलात हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो कॉस्टिंग की थी वो 156 रुपये डॉलर पे की थी, अब 160 तक गया, थोड़ा सा नीचे भी आया। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे मैनेज कर पाएंगे आप लोग, और ये जो आप नुकसान होगा 2-3 बिलियन डॉलर की कम एक्सपोर्ट होने जा रही है, तो ये कैसे मैनेज करेंगे आप? ये इतनी अनसर्टी आ गई है, 154 रुपये डॉलर था, इसको 168 रुपीज़ ले गए। फिर उसके बाद है ना, कब इंटरेस्ट IMF का कोई पैसा आने वाला था, फिर उसको डॉलर लेके आए 160 में। अब आज कैसे 160 है।
अब हम किस रेट से कॉस्टिंग करें, मतलब टोटल कन्फ्यूजन पड़ा हुआ है। और फिर आइंदा आप एक्सपोर्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और नेचुरली हमारी काफ़ी ऑर्डर कैंसिल भी हुए हैं और डिले भी हुए हैं, और नए ऑर्डर ही हमको पकड़ना है, और टोटल कन्फ्यूजन है। मतलब इसमें स्टेट बैंक को कम से कम अगर स्टेट डॉलर को बढ़ाना था, फिर इतना ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए था। मतलब ये हुआ, मिस प्लानिंग हुई है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद आपके डॉलर को नीचे ले गए, ये वाकई गलत हुआ। फिर एक और स्टेट बैंक का एक स्कीम बड़ी आई थी, जो आप लेबर को, वर्कर्स को ले ऑफ ना करें। वो अब 20 मुझे ये करोड़ और समझ नहीं आ रही, 50 दुनिया भर 50 करोड़ वाली में जी। जो है ना, आप ना 80% है ना गवर्नमेंट वहाँ पर दुनिया भर में हो रही है, 20% मालिकान को आप सैलरी दे। यहाँ पर आप स्टेट बैंक ने अनाउंस किया, जो आप लोन ले लें उल्टा 3% इंटरेस्ट दे। मतलब वाई 3%? एक लोन ले रहे हैं, और अदरवाइज क्या होगा, हम ले ऑफ कर देंगे वर्कर को। हम कब तक वारा खाएंगे, कब तक इंडस्ट्री बंद रहेगी। मतलब ये गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप ये कन्फ्यूजन दूर करें और हमको कम से कम है ना मतलब सहूलत दे। मतलब कम से कम 80%, मतलब है ना हम देते हैं, कम से 20% चलो गवर्नमेंट दे रहे सैलरी के। मतलब दुनिया भर में 80% दे रही है, 20% मालकान दे रहे। मैं यहाँ पर उल्टी बात, उल्टा 3%। लेकिन चले यही सवाल डॉक्टर साहब से भी करते हैं। डॉक्टर साहब भी से हुकूमतों में रहे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कितना आसान होगा हुकूमत के लिए, बिल्कुल ही जिसको कह रहे हैं कि जी 0% पे वो जनाब वो कर्जा दे दें जो स्टेट बैंक दे रहा है। और इसमें डॉक्टर साहब एक ये भी बात बताइएगा कि ये जो बहुत इस पर बात हुई है कि जो 13.25% से 9% इंटरेस्ट रेट आए हैं नीचे, अब क्या आपका ख्याल है कि मज़ीद नीचे करने की ज़रूरत है? ये ओवरऑल इकनॉमिक रिवाइवल के लिए, बिज़नेस एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए आपके ख्याल में किस हद तक ये बेहतर साबित होगा? और ये बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी लोग बड़ी डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इन दोनों बातों पे आप? जी, आपका तीनों बड़ा लोडेड किस्म का क्वेश्चन है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं जो हमारे चेयरमैन हैं एक्सपोर्ट शबीर साहब जो हैं, इनकी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसलिए कि इनसे कहा जा रहा है कि आप मजदूरों को तनख्वाह देते जाएं, वो दे देंगे बिल्कुल। कहाँ से पैसे लाएं, कारोबार नहीं हो रहा है। तो बैंक ने कहा कि आपको हम कर्जा दे रहे हैं, आप ले लें। तो वो 3% जो है वो बैंकों से लेकर बोरो करके वो तनख्वाहें दें। तो अगर तनख्वाही देना है तो दो काम कर सकते थे। या तो आप, मैं तो इसके भी खिलाफ हूं कि आप बैंकों से उनको लोन दे रहे हैं। देखें, ये दो है, एक तो है कि EOBI है और दूसरा वर्कर वेलफेयर फंड है, जिसमें ये पैसा भी जमा करते हैं। इसमें बड़ा डॉक्टर साहब पैसा है, दोनों फंड में कहते हैं बेताशा पैसा पड़ा हुआ है। ये तो इमारतों पे इमारतें कराची में बना रहे हैं ये। EOBI नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, उस पैसे को आप इन्हीं को दे दें। पैसे उसी पैसे से दे दें। नया लोन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि ये आप ही वर्कर वेलफेयर फंड में जमा कराते हैं। ये पैसे आप ले लें, अपने वर्कर के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर लें, उनको तनख्वाह देते चले जाएं। बजाय कि इनको आप फोर्स कर रहे हैं कि आप जाकर बैंक से कर्जा लें, 3% भी दें। क्यों करेंगे, क्यों देंगे वो? या दूसरी सूरत में यह कि आप फिर उनको लोन दे दें आप, लेकिन और लोन दें लेकिन 0% पे दें, कोई कॉस्ट ना हो। लेकिन इससे बेहतर था कि वर्कर वेलफेयर फंड से, EOBI से पैसे इनको दे देते। ये इनका पैसा होता है जो इनके वर्कर के ब्याह में ये वो जमा कराते रहते हैं। उन्हीं को दे दें कि आप वर्कर के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर लें, उनको तनख्वाह देते जाएं। तो एक तो ये हो गया, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, होना ऐसे ही चाहिए था। दूसरी चीज यह है इंटरेस्ट रेट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि दो ऐसी चीजें हैं, एक इंटरेस्ट रेट और दूसरा डिवैल्यूएशन, जो हमने किया है IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए। इसने पाकिस्तान की मईशत को इर्रिपेयरेबल डैमेज किया है। इर्रिपेयरेबल डैमेज, सही, लेट मी रिपीट, इर्रिपेयरेबल डैमेज। इसने मुल्क में कर्जों के अंबार चढ़ा दिए और हम ये भुगतते रहेंगे आगे तक जाकर। क्या डिवैल्यूएशन करके एक्सपोर्ट बढ़ता है? आप इंपीरिकल एविडेंस देख लें आप। नहीं बढ़ा, मैंने तो खुद किया है इंपीरिकल एविडेंस, इसलिए मैं बताता हूं। हमारा एक्सपोर्ट एक नैरो रेंज में मूव करता है।
एक 1.6 1.78 1.79 से लेकर 2.14 2.15 इसी मंथली यही हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसीड्स है। चाहे वो एक्सचेंज रेट 60 रुपए पर डॉलर हो, चाहे 160 रुपए पर डॉलर हो, यही रेंज है हमारा। तो हमने क्या किया फिर? हमने सवाए कि कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट्स बढ़ाकर हमने इनको नॉन कॉम्पिटिटिव बना दिया इंटरनेशनल मार्केट में। फिर हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। किस लिए बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट रेट को? कि जनाब इससे इन्फ्लेशन कम होगा। मैं आपको क्या बताऊं एहतशाम साहब, अभी मेरे सामने ये मौजूद है, अगर मेरा स्काइप काम कर रहा तो मैं दिखा सकता था आपको कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, इन्फ्लेशन पे ही पढ़ा रहा हूं मैं। आप यकीन करें कि मेरे पास 2000 से लेके अब तक का नंबर है। जब डिस्काउंट रेट को बढ़ाया गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक कह रहे हैं, यही हुआ। So there is a positive relationship between inflation and discount rate. जब बढ़ा है डिस्काउंट रेट, इन्फ्लेशन बढ़ा है। और ग्राफ में अभी आपको दिखा सकता था, इतना क्लोजली लिंक्ड है कि लगता है कि दोनों एक ही तरीके से मूव कर रहे हैं। तो बात यह है कि इंटरेस्ट जो है इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पाकिस्तान में ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है। डिवैल्यूएशन क्या है? इंपोर्टेड इनपुट का कॉस्ट है। इसी तरीके से हमने गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाई, वो भी इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो हमने हर वो इकदाम किए जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा और ये नॉन कॉम्पिटिटिव हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे की तरफ गया है। इसमें जिम्मेदारी डॉक्टर साहब हम किस पे डालेंगे? अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें आप भी, पाशा साहब भी और बाकी लोग भी, वो यही कहते रहे, मुसलसल यही कहते रहे कि इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा के, आप अगर समझते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो वो इंपीरियल एविडेंस सही बता रही, नीचे आई। तो आपके ख्याल में ये फिर क्या कनाइवल्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, स्टेट बैंक की, क्या किसी के कहने पे सब कुछ किया जा रहा है? देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल एक तरीके से पाकिस्तान से लगता है कि हट के हो गया है। ना ये प्राइम मिनिस्टर की बात को सुनता है, ना किसी की बात नहीं सुनता है। वो सिर्फ एक अदारे की बात सुनता है और वो है IMF। और मैं इसका सबूत आपको दे देता हूं कि आपने देखा कि अभी जो 1.4 बिलियन डॉलर के जो लेंडिंग हुई है पाकिस्तान को, उसमें 40 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है IMF ने पाकिस्तान के बारे में। और उसमें जो अहदाफ दिए गए हैं इस माली साल के, अगले माली साल के, वो स्टेट बैंक ने अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी जो जिसमें स्टेटमेंट जारी किया, एग्जैक्टली उसको वहां से उठा के रेप्लिकेट कर दिया। ओह अच्छा। जो IMF ने कहा है वही उठा के इन्होंने दिया। दिमाग अपना बंद कर लिया इन्होंने। वो ऑटोनॉमी कहाँ गई जो इतनी दे दी गई थी सेंट्रल बैंक को? ये ऑटोनॉमी जो है ये मांग रहे हैं इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से, बट डिपेंडेंस है IMF में। सही। पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस और IMF में डिपेंडेंस, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान G7 कंट्री नहीं है, पाकिस्तान G20 का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान तो G20 से डेट रिलीफ मांग रहा है। डॉक्टर साहब ये भी आज क्लैरिफाई कर दे, डॉक्टर साहब ये भी कंफ्यूजन दूर कर दें। जो लोग कहते हैं कि जी 12 बिलियन डॉलर के लोन रीशेड्यूल G20 ने किए हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि 75 ममालिक इसमें शामिल हैं, हमारा तो कुछ बिलियन डॉलर है। बात ये कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का एक तो रिवाज नहीं है। सही। वो एक किसी ने लिख दिया, सारी दुनिया उसी को लेके चल पड़ी है। आप डॉक्यूमेंट देखें G20 ममालिक का कि उन्होंने 1 मई से लेकर 1 दिसंबर तक, यानी 8 महीनों में, जो वो 76 मुल्क हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिससे पाकिस्तान भी शामिल है, उस 76 मुल्कों में इनका जो टोटल की डेट की पेमेंट है इस 8 महीनों में वो 12 बिलियन डॉलर। ये सारा बायलैटरल है सारा जी? ये बायलैटरल है। G20 ममालिक की डेट की बात कर रहा हूँ। तो ये 76 ममालिक का ये कंबाइंड जो डेट पेमेंट है वो 12 बिलियन डॉलर बनता है इस मुद्दत में, 1 मई से लेकर 1 दिसंबर तक, इस कैलेंडर ईयर में। तो हमने उसको सब पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। हम कर्जदार बनते जा रहे हैं। तो हमने सबको पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया। पाकिस्तान का 12 बिलियन, भाई 12 बिलियन जो है वो 76 ममालिक का है। पाकिस्तान के तो बहुत थोड़े से हैं इसमें। चलिए डॉक्टर साहब ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट नुकात उठाए आपने। शबीर साहब से भी कमेंट ले लेते हैं। शबीर साहब जो सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है बड़ी वजन उनके एक हमारा रिफंड का मामला है ना, इसकी अभी गवर्नमेंट पैकेज यानी पैकेजेस अनाउंस किए हैं,
200-100 बिलियन। मगर ये मैं गवर्नमेंट को क्लैरिफाई कर दूँ, ये कोई पैकेज नहीं, ये हमारा अपना पैसा था। वो ये लोग 5-10 साल 15 साल का पैसा रोका होता, वो रिफंड हो रहा है, बट इट्स नॉट कोई नई पैकेज नहीं आ रहा है। मतलब इन्होंने जुलाई बजट में नई स्कीम ले आए थे फास्टर रिफंड का, वो कम्प्लीटली फ्लॉप कर गया। मतलब उसमें हमको ये नहीं पता हमको कल पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब इतनी कन्फ्यूजन है। और खुदाया मतलब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये कन्फ्यूजन दूर करें, आप एक सिस्टम लाएं और हमारे क्या जीरो रेटिंग का मामला बहाल करें, और ये डॉलर का मामला है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब एक स्टेबिलिटी लाए मुल्क में। वो तो डॉलर को तो मैंने कहते हैं कब जी तक मार्केट stability फोर्सेस मुल्क पे में हमने नहीं छोड़ आएगी, दिया, और स्टेट बैंक हमारी- इस पे इंटरवीन नहीं करता है, वो तो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं, वो कहते हैं। और दूसरा शबीर साहब, रिफंड तो गवर्नमेंट कहती है 100 बिलियन रुपीस का हमने दे दिया है एक्सपोर्टर्स को, ये बात सही है? नहीं, पूरा रिफंड नहीं मिला है, कोई पूरा रिफंड नहीं मिला है, नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं हमारे केसेस। तो फिर ये वही आपने हमारा पैसा गवर्नमेंट अपने यूज कर रही है। तो फिर आपने अगले ऑर्डर जो लेने हैं कैसे मैनेज करेंगे? 0.2% एक्सपोज सेस है, वो भी पैसा वो यूज हो रही है। तो इस हवाले से फिर आप लोगों को क्या मतलब मुतालबा है कब तक अपने आप तौर पे? आप गवर्नमेंट को पॉलिसी ना लाएंगे सही तरह, आप मुल्क सही तरह नहीं चल सकती है। और एक पॉलिसी एक लाएं और अच्छे लोग ले आएं और अच्छी मैनेजमेंट करें और अच्छे फैसला करें और राइट टाइम में। ठीक, चलें डॉक्टर साहब से भी बात करें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने इशूज़ बड़े अच्छी तरीके से बताए। अब ये जो हम देख रहे हैं 3 स्कैंडल चल रहे हैं इस वक्त, जिन पर बड़ा रोला है, बड़ा शोर है, 25 को गंदम और चीनी का, उसके बाद IPPs का कहा जा रहा है 5,000 करोड़ रुपये वो कहते हैं लूट के ले गए, ये 9 IPPs थे। आपके ख्याल में ये मामला किधर जाके रुकेगा, और फिर ये इसका कोई सोल्यूशन भी है? और हमारे प्रेसिडेंट अलवी साहब हैं, उन्होंने तो बड़ा सख्त बयान दिया, वो कहते हैं कि ये IPPs ने जो लूटा है, ये तो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ गैंग रेप किया गया है। देखिए, मेरे ख्याल में जो चीज़ें भी आई हैं, काफ़ी इसमें बहुत सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये एक्सरसाइज किया और ये रिपोर्ट उन्होंने निकाला है। अब ये चीज़ें तो बहुत दिनों से, बहुत ज़माने से लोगों को पता थी कि ये हो रही हैं, लेकिन अब ये हुआ कि किसी ने बिल्कुल एक कंसाइज रिपोर्ट की शक्ल में सामने रख दिया है। आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर जो है, उनके मिजाज की ये बिल्कुल खिलाफ है इस किस्म की चीज़ें जो हो रही हैं। उनका तमाम जो वो था मैंडेट था, जो जिस पे पाकिस्तानी कौम ने भी उनको मैंडेट दिया और वो जीत के इलेक्शन आए थे, वो इसी करप्शन के खिलाफ में थे। तो अब ये उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और कि उनको कैसे वो एड्रेस करेंगे। लेकिन ये फ्यू सेकेंड है डॉक्टर साहब हमारे पास, आपके ख्याल में इसका सियासी फायदा होगा अगर वो वाकई करार, वाकई सजा देते हैं, हेड रोल होते हैं? तो देखें, बात ये है कि ये उन मैंडेट ही उनको इसके बेसिस पे मिला था ना। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। शबीर साहब का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।